हेलो दोस्त, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी के सेक्शन को पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जीवों में जनन कैसे होते हैं लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जीवों में जनन कैसे होते हैं और इस में जो टॉपिक होगा पुष्प पादपों में लैंगिक जनन उसको समझेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 है जिसको हम लोग क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि पुष्प में कौन सा भाग नर भाग होता है और कौन सा भाग मादा भाग होता है, उनमें क्या क्या चीज उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इन सारे चीजों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आप बताएंगे और पढ़ेंगे भी। तो लेक्चर नंबर 2 है आज का। अब आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि बात करेंगे तो लैंगिक जनन एक सिंपल सी परिभाषा, यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए लैंगिक जनन क्या होता है, तो हम सिंपल सी परिभाषा ये बताते हैं बाबू कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा दोनों आपस में क्या होते हैं जी, मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे जी, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद यदि हम आगे भी कुछ और बढ़ा चढ़ाकर भी बोर्ड के एग्जाम में लिखने की बात करेंगे तो लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया, ठीक है, लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न लिंग, अब दो भिन्न लिंग का मतलब यह है कि एक ऐसा लिंग जो मानव नर का होगा और एक ऐसा लिंग जो मादा का होगा, ठीक है, अथवा पुष्प पादपों के दो भिन्न लिंग को लेकर यदि नए जीव का निर्माण करते हैं, नए संतति का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, लैंगिक जनन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है लैंगिक जनन की प्रक्रिया में कि वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है, या नए संतति का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अब इस लैंगिक जनन में कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने वाली बात होंगी, जैसे इसमें से एक युग्मक अधिक तथा सक्रिय एवं छोटा होता है। जो हमारे नर और मादा होंगे उनमें हमको पता नहीं है कि कौन कैसे होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि इसमें से जो एक युग्मक, ठीक है, जो हमारा एक युग्मक होगा वह अधिक संख्या में होगा और अधिक सक्रिय भी होगा, और लेकिन इसकी आकार की बात करें तो इसकी आकार कैसा होगा जी, छोटा होगा, ठीक है। तो वो कहां से प्राप्त होगा जी, नर से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम लोग शुक्राणु कहेंगे। क्या कहेंगे जी, शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहा जाता है, और यह यह नर से रिलीज होता है। तो यदि आपको परिभाषा पूछा जाए कि बताइए इसमें से एक युग्मक तथा एक सक्रिय छोटा होता है, नर से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। इसी तरह इसमें से दूसरा यदि हम टॉपिक की बात करेंगे तो इसमें से एक दूसरा जो होगा युग्मक जो कम सक्रिय अथवा निष्क्रिय होता है, और यह बड़ा भी होता है। यह कैसा होता है जी, बड़ा होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, अंडाणु, जो इंग्लिश में हमारा ओवम होता है, तो हम इसको ओवम कहेंगे। तो कभी कभी ये भी परिभाषा से पूछा जा सकता है कि शुक्राणु किसे कहेंगे और अंडाणु किसे कहेंगे, तो यह लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। यदि इसके अलावा हम बात करते हैं, यदि कोई जीव केवल शुक्राणुओं को उत्पन्न करे तो उसे हम लोग नर अर्थात मेल कहते हैं। जैसे नर मनुष्य हो जाएगा, आपका घोड़ा हो जाएगा, शेर हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, ये सारे जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं जी, अपने में से शुक्राणु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इस तरह के जीवों को हम लोग क्या कहेंगे जी, नर कहेंगे। आगे यदि हम चलते हैं, आगे यदि हम बात करेंगे इसमें कि यदि कोई जीव केवल अंडाणुओं का उत्पन्न करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, मादा कहते हैं अर्थात फीमेल कहते हैं। और फीमेल की यदि बात करेंगे तो जैसे मादा मनुष्य हो जाएंगी, शेरनी हो जाएगी, बिल्ली हो जाएगी, ठीक है, हाथनी हो जाएगी। तो इस तरह की जो भी जीव जातियां होती हैं, ठीक है, जो क्या कर सकते हैं जी, अंडाणुओं का उत्पन्न कर सकते हैं, अंडाणुओं का उत्पादन कर सकते हैं, उन्हें हम लोग उन्हें हम फीमेल या मादा के अंतर्गत रखते हैं।
इसके अलावा कुछ ऐसी भी जातियां होती है जो हम देख लेते हैं। कुछ ऐसी जातियां होती है जैसे केचुआ हो जाए, हाइड्रा हो जाए, में एक ही जीव में नर होंगे और क्या होंगे जी, मादा होंगे। तो ऐसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे युग्मकों को, ठीक है, ऐसे युग्मक को यदि उत्पन्न करते हैं तो फिर ऐसे जो जीव होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे जी, उभयलिंगी, या उसी का दूसरा नाम होता है द्विलिंगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए द्विलिंगी किसे कहा जाएगा। ऐसी जातियां जिनमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों युग्मकों का निर्माण होता हो, ऐसे जीव को क्या कहेंगे, उभयलिंगी, या क्या हो जाएगा जी, द्विलिंगी। जैसे यदि एग्जाम्पल में पूछे कि क्या हो सकते हैं बाबू, तो केचुआ है, हाइड्रा है, ये कैसे जीव है, उभयलिंगी जीव है। आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें जो भी चीजें पढ़ाया जा रहा है बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्प पादपों में लैंगिक जनन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता क्या है। तो कह रहा है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिकाओं का, समसूत्री नहीं बाबू, अर्धसूत्री कोशिकाओं, अर्थात उनमें जो भी युग्मक निर्माण हो रहा है उसमें यह बात कर रहा है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिकाओं के विभाजन द्वारा अगुणित जनन कोशिकाएं, इसका मतलब ये होगा, अगुणित जनन कोशिकाओं का मतलब ये होता है कि वह रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अगुणित जनन कोशिकाएं या युग्मक गाइमेट्स बनते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे जी, दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका नर युग्मक और दूसरा होता है आपका मादा युग्मक, अर्थात एक होगा आपको मेल गाइमेट और एक होगा फीमेल गाइमेट। तो जो हमारी लैंगिक जनन में अर्ध कोशिकाएं होती है, जब हम उनका विभाजन द्वारा अगुणित जनन कोशिकाओं को क्या करेंगे थे, अगुणित कोशिकाएं जो होते हैं या युग्मक बनते हैं, तो ये दो प्रकार से होंगे, और एक होगा नर युग्मक और एक होगा मादा युग्मक। आगे यदि हम बात करेंगे बाबू कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो उस प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है जी, जाइगोट का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे यदि कोई नर युग्मक है, नर युग्मक, और यहाँ पे कोई क्या है जी, मादा युग्मक है, जब हम इन दोनों की क्रॉस ओवर की क्रिया कराते हैं, तो जब क्रॉस ओवर की क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा जी, युग्मनज। कभी क्वेश्चन पूछे युग्मनज का निर्माण कैसे होता है जी, तो जब हम नर युग्मक के साथ मादा युग्मक को क्या करते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं, तो उसके फल स्वरूप हमारा क्या होगा जी, युग्मनज बनेगा। और यह युग्मनज क्या होगा जी, विभाजित होगा। यह युग्मनज क्या होगा, विभाजित होगा, मतलब बटेगा, और जैसे ही बटेगा, बटने के बाद कुछ समय बाद यह बीज में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें परिवर्तित हो जाएगा, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। और कोई भी हमारा यदि बीज है तो कुछ समय बाद यह नए पौधों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। नए पौधों का क्या करेगा बाबू, निर्माण करेगा। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं जी, पुष्प पादपों में लैंगिक जनन को परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरह हमारे पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि जो पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होते हैं वो कितने तरह से होते हैं, या कितने प्रकार से होते हैं, इसकी बात को हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिनमें हम लोग पहला पढ़ेंगे युग्मक जनन, ठीक है। गाइमेट रिप्रोडक्टिव कह सकते हो या रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो युग्मक जनन की यदि बात करते हैं तो युग्मक जनन में करा है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिकाओं का निर्माण ही क्या कहलाएगा जी, युग्मनज कहलाएगा। तो कभी भी यदि आपसे परिभाषा पूछे कि बताइए बाबू युग्मनज किसे कहेंगे, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जब हम किसी भी अर्धसूत्री कोशिकाओं में विभाजन करते हैं, तो जब अर्धसूत्री कोशिकाओं में विभाजन करते हैं जिसके फलस्वरूप हमारा क्या होगा जी, अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण होगा, और इस अगुणित कोशिका को ही हम लोग क्या कहेंगे जी, युग्मनज कहेंगे। कहीं कहीं भी इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन का मतलब ही होता है अगुणित कोशिकाएं, ठीक है। और ये जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार की होती है। अब ये दोनों प्रकार में ए नंबर में यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कि एक होगा नर युग्मक और दूसरा होगा मादा युग्मक। तो नर युग्मक जनन क्रिया में क्या होगा जी,
पुंकेसर में होती है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि नर युग्मक जनन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो इसकी क्रिया हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, पुंकेसर में पढ़ेंगे। इसकी क्रिया कहाँ पे होगी, पुंकेसर में। तथा पराग कणों का निर्माण होगा। जैसे ही पुंकेसर हमारा क्या होगा जी, मिलेगा किसी चीज किसी से जाकर, तो वहां पे हमारा क्या होगा जी, पराग कण का निर्माण होगा और ये पराग कोश में उपस्थित होते हैं। उसके बाद मादा युग्मक जनन क्रिया कहाँ पे संपन्न होगी जी, मतलब किससे होगी, तो स्त्रीकेसर। और स्त्रीकेसर कहाँ पे जाकर संपन्न होगा जी, बीजांड में। और बीजांड में होगा और उसके बाद क्या होगा, अंडा का निर्माण करेगा। तो इस तरह हमको युग्मक जनन में देख जा सकते हैं कि युग्मक जनन की जो परिभाषा है, तो अंकुरित कोशिकाओं का निर्माण ही युग्मक जनन कहलाएगा। और ये दो प्रकार का होगा, एक से हमारा क्या होगा जी, जो नर युग्मक होगा वो पुंकेसर से होगा और ये परागकण का निर्माण करेगा। दूसरा जो पढ़ेंगे इसमें स्त्रीकेसर, ये क्या करेगा हमारा बीजा स्त्रीकेसर से होगा और बीजांड में जाकर क्या करेगा, प्रवेश कर जाएगा, जिससे क्या करेगा, अंडे का उत्पादन करेगा या निर्माण कर सकता है। इस तरह हम लोग पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के प्रकारों को पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि परागण किसे कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछने की प्रबल संभावना है क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, तो परागण का मतलब क्या है, इसको हम लोग परिभाषित करने के यदि प्रयास करेंगे बाबू, तो परागण का मतलब यह है कि जब किसी भी पुष्प में पराग कणों का पराग कोश से निकलकर इस त्रिकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाएगी जी, परागण कहलाएगी। देखो यही लिखा गया होगा कि पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर इस त्रिकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहला रही है बाबू, परागण कहला रही है। अर्थात मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कोई हमारा पुष्प है, ठीक है, ये हमारा इसमें ये परागकण है, और ठीक है, और दूसरा पुष्प बनाकर आपको दिखाया जा रहा है। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक तरह का पुष्प है, सपोज दैट मानते हैं, इसको ऊपर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। ये हमारा एक तरह का क्या है जी, पुष्प है। अब इस पुष्प में यदि हम बात करते हैं, यहां से हम लोग परागकण दिखा दे रहे हैं आप, ठीक है। इसके बहुत सारे भाग होते हैं, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा वर्तिकाग्र होता है, ये क्या होता है जी, वर्तिकाग्र। और ये हमारा होता है परागकण, इसको हम लोग परागकण कहेंगे, परागकण। ये परागकण उठकर कहाँ चला जाए, वर्तिकाग्र पर तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे जी, परागण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं, वीवीआई प्रश्न है, और निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन की यदि हम बात करते हैं कि निषेचन होता क्या है, कह रहे कि जब नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों के मिलने से द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित अर्थात 2n युग्मनज का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है कि जब कोई नर और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं जी, मिलते हैं, तो मिलने के फलस्वरूप उनमें क्या होता है जी, द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। और द्विगुणित कोशिकाओं का मतलब युग्मनज का निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, निषेचन कहेंगे। ये क्वेश्चन आपके 2026 में पूछने की प्रबल संभावना हो सकती है कि परागण किसे कहेंगे और निषेचन कहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चल रहे हैं बाबू। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग एक पुष्प देख रहे हैं, और पुष्प में क्या क्या चीज होते हैं, उन सारे चीजों को हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पुष्प की संरचना, अर्थात कोई भी पेड़ पौधा होता है तो कौन से ऐसे पौधे होते हैं जहां से पुष्प होने की प्रबल संभावना होती है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनसे पुष्प नहीं निकलते हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनसे ढेर सारी क्या होते हैं जी, पुष्प निकलते हैं। तो इस बात को याद रखे रहना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे कौन से पौधे होते हैं
जिनसे पुष्प निकलता है। तो आप याद रख रहे बाबू, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, आवृत बीजी क्या होते हैं जी, जो पौधे होते हैं उनका विशिष्ट लक्षण यह है कि उनसे पुष्प का क्या होता है जी, उत्पन्न होता है। अर्थात आवृत बीजी जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे होंगे उनसे क्या होंगे, पुष्प का निर्माण होगा। जब पुष्प का निर्माण होगा तो वहां से हम लोग पुष्प की अनेक प्रकार की संरचनाओं के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि वो कहाँ से चीजें हो रही हैं। आगे हम लोग यदि बात करते हैं कि यदि कोई एक पुष्प लेते हैं और उस पुष्प में क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक जब हम पुष्प लेकर उसमें पूरी अच्छी तरीके से उसको हम लोग जांच पड़ताल करते हैं तो उनमें 4 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। कितने प्रकार के चक्र पाए जाएंगे बाबू, तो 4 प्रकार के क्या पाए जाएंगे, चक्र पाए जाएंगे। और ये जो 4 प्रकार के चक्र होंगे ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो चक्र होगा जिसका नाम होगा बाह्य दल, जिसको हम काइलेक्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो हमारा जो चक्र होगा जिसका नाम होगा दल पुंज, जिसको हम लोग कोरेला के नाम से जानते हैं या कोरेला भी बोल सकते हैं। तीसरा यदि मैं पुष्प की बात करूंगी कि कौन सा चक्र होता है तो ये पुमंग, ठीक है, जिसको आप एंड्रोसियम भी कहते हैं। तो ये पुष्प का तीसरा चक्र है। और फोर्थ नंबर की यदि बात करेंगे तो जयांग, जिसको गाइनेसियम भी कहेंगे, ठीक है। तो ये पुष्प का क्या है जी, जो हमारा ये पुष्प का होता है फोर्थ नंबर का चक्र है। और इसमें ये हमारा क्या होता है पूरी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले पुष्प में ये चीजें कहाँ कहाँ होती है सबसे पहले समझ लेते हैं। जो सबसे नीचे दिया गया है इस यह पुष्प का डंठल भाग होता है। तो कहा जाएगा कि पुष्प का डंठल भाग कहाँ स्थित होता है, तो पुष्प के सबसे नीचे नीचे स्थित होता है, जिसे हम पुष्प का क्या कहते हैं जी, डंठल कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसे कहा जाता है पुष्पासन, जिसपे पुष्प हमारा क्या होता है जी, स्थिर होता है, टिका होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पुष्पासन। ये जो आपको हरे कलर का दिखाई दे रहा होगा इसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल। इसे क्या कहेंगे जी, बाह्य दल, ठीक है। इसके भी अब बाह्य दल कहा जाएगा। तो ये पुष्प का क्या होता है, बाह्य दल होता है और ये हरे रंग का होता है। जब पुष्पों को कोई पोषण नहीं मिल पाता है तो ये हरे रंग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है और फिर पुष्प को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, सॉरी रंगीन कलर का दिखाई दे रहा होता है, यह जो पुष्प का दल पुंज होता है। पुष्प का क्या होगा जी, दल पुंज। और यह पुष्प का रंगीन भाग होता है, मतलब रंग बिरंगे जो भाग होता है किसी भी पुष्प का उसे हम लोग क्या कहेंगे, दल पुंज कहेंगे। और बाकी सारे दलों को मिला दिया जाएगा तो उसी को हम लोग दल पुंज कहते हैं। जस्ट यदि हम इस पे आगे बात करेंगे दल पुंज के बाद, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में, इस येलो कलर का नाम जो होगा, ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसका जो नाम होगा इसे हम लोग कहेंगे पुंकेसर, इसको कहेंगे, या इसी का हम लोग कहेंगे पराग कोश। लिख लेते हैं पहले, इसको क्या कहेंगे, पराग कोश, ठीक है। बहुत सारे इसमें पराग कोश दिखाई दे रहा है। सबसे यदि हम ऊपर चलेंगे इसका नाम होगा वर्तिकाग्र, ठीक है। बीच वाले भाग की यदि बात करते हैं इसका नाम होगा वर्तिका। और सबसे नीचे जो ये भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय के अंदर जो उपस्थित होगा बाबू, जो अंडाशय को उपस्थित ये जो भाग उपस्थित आपको दिखाई दे रहा है इस भाग को हम लोग बीजांड कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे, बीजांड कहेंगे, ठीक है। इस तरह पुष्प में क्या हो सकती है जी, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती है। सबसे पहले डंठल होता है, पुष्पासन होता है, वायु दल होता है, दलपुंज होता है, उसके बाद हमारा बीजांड होगा, पराग कोश होगा। अच्छा, इस पराग कोश की यदि बात करेंगे, इस पराग कोश में छोटे छोटे, इस पराग कोश में, इस पराग कोश में ये हमारी क्या होती है जी, कुछ दाने जैसी संरचनाएं होती है। इन दानों जैसी संरचनाएं जो उपस्थित होंगी इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं जी, पराग कण कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पराग कण कहेंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं जी, पराग कण।
इस तरह एक पुष्प में हमारे क्या होते हैं, अलग अलग भाग पाए जाते हैं। और आपके एग्जाम में भी पूछने की प्रबल संभावना होती है, कहेगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको सबसे पहले एक पुष्प बनाना होगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, पुष्प की संरचना बनाने के बाद आपको पुष्प में जो चीज दिया गया है इसके बारे में आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना होगा, जैसे यहाँ पे आपको लिखा गया है। अब हम लोग 4 प्रकार से पढ़ लिए। अब इसमें पहला पढ़ेंगे हम लोग बाह्य दल। और बाह्य दल की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का प्रथम चक्र है। पुष्प का क्या होगा जी, प्रथम चक्र होता है, जो अधिकांशतः किस रंग का होगा जी, हरे रंग का होगा। आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो बाह्य दल है ये किस कलर का है जी, तो हरे रंग का है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करता है जी, कार्य करता है और पुष्प को क्या करेगा, भोजन प्रदान करेगा, इसका ये काम होता है। ठीक है, दूसरे पे यदि हम बात करेंगे, दूसरा क्या होता है जी, दल पुंज। और दल पुंज की यदि हम बात करते हैं कि दल पुंज क्या होंगे, तो यह पुष्प का दूसरा चक्र है और जो अनेक दलों से मिलकर क्या होता है जी, बना होता है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होगा है जी कि यह परागण के लिए कीटों को क्या करता है जी, आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि इसके सारे के सारे भाग कैसे होते हैं जी, प्रायः रंगीन होते हैं। लेकिन कभी कभी इसके जो रंग होते हैं वो किस रंग के हो जाते हैं जी, हरे रंग के भी हो जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखे रहेंगे। आगे हम लोग तीसरे हेडिंग की बात करेंगे तो तीसरा हेडिंग आपका है उमंग। और उमंग की यदि बात करेंगे तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है और यह एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर क्या होता है बाबू, बना होता है। और यह उमंग पुष्प का ही नर भाग होता है। जो हमारा पुमंग होता है ये किसका भाग होता है जी, पुष्प का नर भाग होता है। लेकिन यदि मैं पुमंग की बात करूंगा, एंड्रोसियम की बात करूंगा, तो ये 3 तरह से होते हैं। पहला होगा पतंतुत, दूसरा होगा परागकोश और तीसरा होगा योजी। आप इस बात को भी ध्यान रख रहिए बाबू कि जो हमारा उमंग होगा वो 3 तरह से होगा। पतंतु का मतलब होगा कि जो हमारा वो डंठल जैसी संरचनाएं होती है उन्हीं को क्या कहेंगे जी, पतंतु। जैसे फिगर में देखिए यहाँ पे ये जो डंठल जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है इसी को क्या कहेंगे जी, पतंतु बोलते हैं। ये डंठल जैसी संरचनाएं क्या कहलाएगी, पतंतु कहलाती है। तो अब पतंतु किसे कहते हैं समझ में आ रही है, डंठल जैसी संरचनाएं, ऐसे डंठल जैसी संरचनाएं होंगी जिसे क्या कहेंगे, पतंतु कहेंगे। परागकोश क्या होगा, यहाँ पे डंठल पे क्या होगा, ऐसे कोई हमारा चिन्ह लगा होगा, इसको क्या कहेंगे जी, पराग कोश कहेंगे। और पराग कोश के अंतर्गत ढेर सारी क्या होंगे जी, पराग कण होंगे। यहाँ पे ढेर सारी क्या होंगी, पराग कण उपस्थित होंगे। अब योजी की यदि बात करते हैं कि योजी क्या होता है, तो यह पराग कोश की पतंतु से जुड़ी होती है। ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये योजी होता है। तो तीनों का नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है बाबू पतंतु, ये जो नाम होगा इसका पराग कोश, और इसको हम लोग कहते हैं योजी। तो ये किसी भी पुष्प के क्या होते हैं, पुमंग में 3 तरह से उपस्थित होते हैं, इसे आप लोग याद रखे रहेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। प्रत्येक पराग कोश के पराग फुटों से असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें पराग कण कहते हैं। देखिए अभी फिगर में आपको बताया है, इसके इस फूटन में जब ये हमारा क्या होगा, फूटेगा, तो इसके अंदर बहुत सारी अनेक छोटी 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 क्या होंगी जी, संरचनाएं पाई जाएगी, जिन्हें हम लोग क्या नाम देंगे जी, परागकण नाम देंगे। और यही परागकण क्या होता है जी, पुष्प का नर भाग होता है, जो क्या करता है जी, इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जाकर मिलकर नए जीव का या नए पौधे का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो उमंग अभी बताया हूँ 3 प्रकार का, पतंतु, परागकोश और योजी। तीनों कहाँ उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको बता दिए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पुष्प का चौथा और पुष्प का अंतिम भाग देखेंगे जिसका नाम होगा जायांग, जिसको गाइनेसियम भी कहते हैं। एक बार देख लेते हैं लिखा क्या क्या है। यह पुष्प का चौथा व आखिरी भाग होता है। पुष्प का कैसा भाग होगा जी, चौथा और आखिरी भाग होगा। और यह पुष्प का मादा जननांग कहलाता है। पुष्प का क्या कहला जाएगा जी, मादा जननांग, फीमेल। ठीक है, और जननांग एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। और जो हमारे मादा होंगे ये एक से अधिक क्या होता है जी, स्त्री केसर से मिलकर बना होगा। बहुत सारे इसमें स्त्री केसर होंगे और इसके भी कितने भाग होंगे जी, 3 तरह से होंगे। एक होगा आपका वर्तिकाग्र, एक होगा आपका वर्तिका और एक होगा आपको अंडाशय, जो आपको पुष्प में दिखाया गया था। सपोज दैट मैं भी एक पुष्प बना रहा हूँ, ध्यान से देखना।
यहाँ हमारा एक पुष्प है, इसी में आपको दिखाना पड़ेगा। तो जो सबसे भाग ऊपर वाला होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे जी, वर्तिकाग्र। बीच वाले भाग को हम लोग वर्तिका कहते हैं और इस वाले भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इस तरह पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोला जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पुष्प के बारे में क्या कर लिए जी, पढ़ चुके हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा, और समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा भी शेयर करते रहिए, ताकि ये चैनल जल्दी से हमारा बढ़े। और इस बात का भी आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो भी चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारे के सारे बोर्ड में आए हुए पेपर से लिए गए क्वेश्चन है, उसी के अनुसार हम इसमें क्या करें आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इस में देखिए आपको हम लेक्चर नंबर ये 2 पढ़ा चुके हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो पुष्प होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका या जो भी इसमें चीजें होती है, उन सारे चीजों को आप लोग बताएंगे। इसके बाद इसमें हम लोग मानव के जनन के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।